खवातीन की हिफाजत के हालात का जायजा ले रही दिल्ली महिला आयोग की डीसीडब्ल्यू स्वाति मालीवाल को कार वाले ने करीब 15 मीटर तक घसीटा। बदसलूकी, अश्लील इशारे करने का मामला सामने आया है। स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर हिफाजती इंतजाम को लेकर देर रात जायजा लेने निकली थी। इस घटना को लेकर स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था, उन्हें बस भगवान ने बचा लिया। फिलहाल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आगे की जांच जारी है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना? आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गई, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला, जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। अंजलि के साथ ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी, तो इन चीजों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियां मिली है, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाए। दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया है और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है और एक तरफ ये हाल कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है।
और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को उनके कौन एलजी कहां से आया एलजी वाले बयान को लेकर जवाब दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल को खत लिखकर उन पर भ्रामक, गैर मामूली तबसरा करने और निचली सतह की बयानबाजी पर उतरने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को लिखे पत्र में एलजी वीके सक्सेना ने कहा, मैं वजीर आला के इल्जामात के मुताबिक हेडमास्टर की तरह बर्ताव नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक शहरी के तौर पर सही मसाइल पर आवाज उठा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों में केजरीवाल हुकूमत आने से 6 सालों में तलबा की हाजिरी में जबरदस्त कमी आई है। 2 दिन पहले असेंबली में केजरीवाल के उन पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कौन एलजी और वह कहां से आए का जवाब मिल सकता है अगर आप सरसरी तौर पर भारत के संविधान का रुख करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को इसका जवाब नहीं दिया जा सकता जो बयानबाजी की निचली सतह पर उतर आए हैं। वहीं केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के खत पर जवाब देते हुए और डीसीडब्ल्यू स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी को लेकर एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें अपना काम करने दीजिए, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक कीजिए ताकि कंझावला जैसा दूसरा केस फिर ना हो। आपका काम दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और डीडीए संभालना है। हमारा काम दिल्ली के अन्य सभी मौजुओं पर काम करना है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, तभी तो व्यवस्था चलेगी। आप अपने काम छोड़कर रोज हमारे काम में दखल देंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के सदर ब्रजभूषण सिंह पर जिनसी हरसानी और जहनी अजियत का इल्जाम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के पहलवानों ने बुधवार को एहतजाज शुरू किया था। अब उनकी हिमायत में कई और पहलवान और कुश्ती कोच आ गए हैं। कई सियासतदानों ने भी एहतजाज कर रहे पहलवानों की हिमायत की है। पहलवानों का मुतालबा है कि ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए और रेसलिंग एसोसिएशन को खत्म करके नए फेडरेशन की तश्कील की जाए। ओलंपिक में मुल्क को बॉक्सिंग में पदक दिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने वाले विजेंद्र सिंह ने पहलवानों का साथ दिया है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण सिंह पर लगे इल्जामात की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वजारत खेल के अधिकारी पहलवानों से बात करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूँ इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने खवातीन पहलवानों की तरफ से बीजेपी सांसद कुश्ती महासंघ के सदर पर लगाए इल्जामों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया है कि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। हुकूमत की खामोशी काबिले मजम्मत है। 72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था। और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा।
सवा साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो सवा साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई? मंत्री, सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछें कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं। बिहार में रियासती हुकूमत जात पात की बुनियाद पर मरदूमशुमारी करवा रही है। इस पर पाबंदी लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर सुनवाई से अदालत ने आज इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत भर में जात पर मबनी मरदूमशुमारी कराने के लिए बिहार हुकूमत के फैसले को चैलेंज देने वाली दलीलों पर कहा कि अर्जी गुजारों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। बता दें कि बिहार में जात पात की मरदूमशुमारी का काम शुरू हो गया है। पहले मरहले में मकानों का सर्वे हो रहा है, मकानों पर नंबर लिखे जा रहे हैं और अहले खाने की मजीद मालूमात जुटाई जा रही है। इस बीच सबकी नजरें अदालत के फैसले पर थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम किसी खास जात को कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, इसके मुताबिक हिदायत कैसे जारी कर सकते हैं। जजों ने कहा कि हम इस तरह की हिदायत जारी नहीं कर सकते और इन दरख्वास्तों पर विचार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ और दीगर लोगों की तरफ से दरख्वास्तों पर सुनवाई करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप नेता आतिशी ने बीजेपी सरकार पर झुग्गियों को अवैध कहने के मसले पर निशाना साधा है। कहा, हम एक भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इन नोटिस पे आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसीज कह रही हैं कि ये झुग्गियां तो अवैध है, ये मकान तो अवैध है, इनका कब्जा तो अवैध है। 2 महीने के अंदर अंदर ये अवैध हो गए। 2 महीने पहले जब आपको चुनाव में वोट चाहिए था तो आप इन्हीं झुग्गी वालों को, इन्हीं गरीबों को कह रहे थे कि जहां पर तुम्हारी झुग्गी है वहीं पर हम मकान देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो अवैध हो गए, वो इल्लीगल हो गए, वो अवैध कब्जा करने वाले हो गए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हो गए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं कि आपका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया है। आपका असली गरीब विरोधी चेहरा पूरी दिल्ली के सामने आ गया है और आज दिल्ली की जनता को पता चल गया है कि आपकी असली मंशा क्या है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं, अरविंद केजरीवाल के पार्षद हैं, अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, हम दिल्ली के किसी भी गरीब के मकान पर, हम किसी भी गरीब की झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे जब तक उसकी पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रही हूं कि आप दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के झुग्गी वालों को, चाहे वो कालकाजी में रहते हैं, चाहे वो तुगलकाबाद में रहते हैं, चाहे वो महरौली में रहते हैं, चाहे वो बदरपुर के सुभाष कैंप में रहते हैं, आप उन्हें डराइए मत, आप उनको धमकाइए मत। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनकी आवाज बन के लड़ेंगे और कल सुबह 11:30 बजे इन इलाकों के लोग, इन झुग्गियों के लोग, ये छोटे छोटे मकानों में रहने वाले लोग तुगलकाबाद गांव से, कालकाजी से, सुभाष कैंप से, महरौली से और दिल्ली के अनेकों झुग्गियों से जहां पर डिमोलिशन का नोटिस लगा है, हम सब मिलकर रमेश बिधूड़ी जी जो इस इलाके के सांसद हैं, उनके घर जाएंगे और उनसे मिलेंगे और अगर वो नहीं मिले तो उनके घर के बाहर दिल्ली के लोग, दिल्ली के झुग्गी वाले उनके घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। अलग रियासत के तौर पर झारखंड की तश्कील के लिए होने वाली तहरीक में मुस्लिम अक़लियत ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्हें ये उम्मीद थी कि इलाहाबाद रियासत बनने से हर लिहाज से पसमानदगी का शिकार मुस्लिम अक़लियत की तरक्की भी
तेज रफ्तार से होगी, लेकिन उनका ये ख्वाब अब तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। तहजीब टीवी के झारखंड ब्यूरो चीफ नौशाद आलम ने मारूफ समाजी कारकुनान व सियासी रहनुमा सहीम खान से खुसूसी बातचीत की। झारखंड की तश्कील को 22 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। जिस उम्मीदों के मुताबिक इस रियासत की तश्कील के लिए जद्दोजहद की गई थी, रियासत के क़याम के बाद 22 साल गुजरने के बाद उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। हमारे साथ मौजूद है देवघर के मधुपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक समाजी कारकुन सियासी रहनुमा सहीम खान साहब। हम उनसे तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। सहीम साहब, रियासत की तश्कील को 22 साल का अरसा गुजर गया, कितना उम्मीदों पे खरा उतरा है ये झारखंड रियासत? झारखंड प्रदेश को अलग होने में 22 साल हो रहा है, ये बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। लेकिन जिस उम्मीद के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, उस उम्मीद पे आज तक हमें लगता है कि खरा नहीं उतरा है। खास करके हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, मुसलमान परिवार से बिलोंग करते हैं, मुसलमान समाज से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को झारखंड बनने से पहले जब हम लोग एकीकृत बिहार में थे, तो हमें लगता था कि बिहार में जब थे तो उर्दू का मसला मसाइल जो भी हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो हज कमेटी हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सारे चीज़, चाहे 15 फिनांस हो, ये सारे चीज़ बिहार में जब थे तो कुछ न कुछ धरातल पे काम होता था। लेकिन जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई भी मुसलमानों की जो मसाइल की बात है, वो ना कोई भी सरकार है, हम किसी सरकार के विपरीत नहीं बोलना चाहते हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। जो भी सरकार है, सरकार को चाहिए कि हर समुदाय के लोगों का जो हक हकूक़ है वो धरातल पर पहुंचाए और उस समाज को देने का काम करे। लेकिन अभी हम कह सकते हैं पिछले सरकार में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था, लेकिन ये सरकार बनने में 3 साल हो गया है, अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है। कोई भी आदमी अगर अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनता, गठन होता, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उनके हित के लिए काम होता, और काम होता तो मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों की विकास होता। तो हम सबसे ज़्यादा अगर कोई ये हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हमें लगता है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद मुसलमानों का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है हमारे झारखंड प्रदेश में, जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सारे गठबंधन की सरकार चल रही है। और झारखंड प्रदेश की जनता ने, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुत जोशो खरोश से वोट देने का काम किया है। तो हमें लगता है कि जिस जोशो खरोश से वोट देने का काम किया है और सरकार बनी है, उसके बनिस्बत अल्पसंख्यक समुदाय का काम नहीं हो रहा है। उनको चाहिए कि मुसलमानों के हित का काम, मुसलमानों के फलाह बहबूद का काम, मुसलमानों की रक्षा के काम, मुसलमानों के तालीम का काम, जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय का काम करे। ये हम हेमंत सोरेन से आग्रह करते हैं कि वो मुसलमानों के हित में काम करे। तो ये थे मधुपुर से समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा सहीम खान साहब। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि रियासत की तश्कील में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। उन्हें ये उम्मीदें थी कि मुत्तहदा बिहार में जो हुकूक उन्हें मौसूल नहीं हो रही हैं, हासिल नहीं हो रही हैं, रियासत की तश्कील के बाद उनकी तेज़ रफ्तार तरक्की का इम्कान रोशन होगा। लेकिन 22 साल का अरसा गुजरने के बावजूद वो हाशिए पर हैं। सियासी रहनुमा का फुक़दान है, तालीमी, माशी और सियासी तौर पे वो पसमानदगी के शिकार हैं। नौशाद आलम, तहजीब टीवी, रांची।